आप सभी का जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भारत के एक महान व्यक्तित्व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पावन जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के बतौर तौर पर बनाई जाती है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के नाम से जाना जाता है और ये 31 अक्टूबर को बनाई जाती है। तो इस राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन काल के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेजेबल और अपने देश के एक महान व्यक्तित्व के बारे में जानकारी आपको देगी और ये जानकारी आपको ताउम्र पूरी ज़िंदगी जो है वो काम आएगी, क्योंकि ऐसे जो व्यक्तित्व हैं इनके बारे में पढ़ना चाहिए और इनकी नॉलेज हमको होनी चाहिए। तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चों में उन्हें उत्साहित करने के लिए और अन्य सभी को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की जो ये है क्लास। देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे जो है भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मोत्सव के जन्मदिन को मनाया जाता है। तो इसे राष्ट्रीय एकता दिवस कहते हैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये जन्म दिवस है, इसे राष्ट्रीय एकता दिवस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस महान व्यक्तित्व के मतलब ऊपर बनाया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इस दिन को मनाने के पीछे कारण है लोगों को एकजुट करना और समाज के उत्थान के लिए विचारों को अवगत करना। आप इसे इसकी थीम मान सकते हैं। जो इसका रीज़न है वो यही है, थीम ही मान लीजिए आप, लोगों को एकजुट करना और समाज के उत्थान के लिए उनके विचारों से अवगत कराना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो पहली बार ये वर्ष 2014 में बनाया गया था, यानी कि इसकी शुरुआत है वो 2014 में हुई थी। इस दिन सरदार पटेल ने राष्ट्रीय अखंडता और एकता में योगदान के विषय में जागरूक फैलाने के लिए, इस दिन क्या है मतलब देश की राष्ट्रीय अखंडता और एकता योगदान में जागरूकता फैलाने के लिए एक रन फॉर यूनिटी एक आयोजन चलाया जाता है, रन फॉर यूनिटी। तो ये भी पूछा हो सकता है, पूछ लें कि रन फॉर यूनिटी किस दिन चलाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को ये आयोजन किए जाते हैं रन फॉर यूनिटी के। अब इसके आगे चलते हैं। अब इनके थोड़े जीवन काल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद गुजरात में हुआ था, यानी कि गुजरात के मूल निवासी है, नडियाद के गुजरात में हुआ था। ये भारत के पहले गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री थे, यानी कि सब प्राइम मिनिस्टर भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे। तो इन्होंने यानी कि भारत के लोगों को एकजुट, एक भारत होकर एक साथ अग्रणी भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने का अनुरोध किया, यानी कि भारत को एक अग्रणी भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने का अनुरोध किया। अब इनकी विचारधारा देखिए, इनकी विचारधारा थी कि आत्मनिर्भर भारत, यह इनकी पहल थी और आत्मनिर्भर भारत बनाने का इन्होंने प्रयास किया, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया। इन्होंने भारतीय संविधान में भी कुछ समितियों में नेतृत्व किया था और उसमें थोड़े मतलब बदलाव भी किए थे, मतलब अपने कह सकते हैं कि बदलाव में भी इनकी भूमिका रही है, संविधान निर्माण में भी इनकी भूमिका रही है। तो मौलिक अधिकारों के सलाहकार समिति में जो हमारे जो राइट्स हैं, मोरल ड्यूटीज़ जो हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, जो राइट्स हैं हमारे मौलिक अधिकार, उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनकी जो सलाहकार समिति थी उनमें भी ये रहे थे। अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति थी, उसके अंदर भी थे ये, और प्रांतीय संविधान समिति के अंदर भी इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद में देखिए सुधार, यानी कि इन्होंने क्या क्या समाज में सुधार के कार्य किए। तो इन्होंने शराब के सेवन, छुआछूत जो होती है और जातिगत भेदभाव, यानी कि कास्ट में जो ये डाइवर्जन या अपने कह सकते हैं भेदभाव है उसके ऊपर, और महिला मुक्ति के लिए व्यापक पैमाने पर काम किया। फिर है कि इन्होंने क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह 1918
और बारदोली सत्याग्रह 1928, इसके अंदर भी क्या है, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और किसानों के हित में जो थे ये आंदोलन, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। फिर बारदोली की महिलाओं ने, स्टार लगाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, स्टार का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा कि बारदोली की महिलाओं ने, स्टार ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार, फिर स्टार लगाया हुआ है, की उपाधि दी, जिसका अर्थ है एक प्रमुख नेता और एक प्रमुख या एक नेता, इसे आप समझ सकते हैं। अब सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, उनके आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जो भारतीय सिविल सेवाओं के जो संरक्षण संत के रूप में जाना जाता है, भारतीय सिविल सर्विसेज जो है सेवकों के संरक्षण के संत के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अब देखिए जो स्टार लगाया गया है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पॉइंट मिस्टेक है, यानी कि पॉइंट मिस्टेक की मतलब है ये इसके अंदर थोड़ा आपको डिफरेंट मिलेगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या है स्टार का मतलब, स्टार का देखिए इसमें एक नोट छिपा है। नोट का मतलब है कि महात्मा गांधी ने बारदोली सत्याग्रह के में अपना महान संगठनात्मक कौशल के लिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ऊपर लिखा हुआ है कि बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी, और यहाँ लिखा हुआ है महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी। ये क्या है, अभी कॉन्ट्राडिक्ट है। इसके कई इतिहासकार इसको बारदोली की महिलाओं ने इनको कहा था, और कई कहते हैं कि महात्मा गांधी ने इनको ये सरदार की जो है वो उपाधि जो है, आइडेंटिटी जो वो दी थी। तो इसके जो क्वेश्चन आएगा उसके बेस पर इसमें आंसर टिक होते हैं। अगर वैसे आपने देखा होगा कभी ऐसा नहीं लिखा हुआ आएगा कि क्वेश्चन में ABCD में कि बारदोली की महिलाओं ने, महात्मा गांधी ने, और ये ऐसे नाम दे दिए और अन्य नेताओं के, तो वहाँ पे महात्मा गांधी अपने टिक करें या क्या करें। तो ज़्यादातर आपको जो आंसर है वो महात्मा गांधी मिलेगा, ज़्यादातर ऑथेंटिक आंसर बुक्स में भी जो है महात्मा गांधी मिलेगा। तो महात्मा गांधी हो तो महात्मा गांधी जरूर टिक कीजिएगा। बारदोली की महिला जो है वो ऑप्शन में आपको कम देखने को मिलेगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि संघर्ष के दौरान बारदोली सत्याग्रह के भारतीय कांग्रेस की जीत के बाद पटेल पहले सरदार के स्वरूप में जाने लगा। फिर ये उपाधि किसने दी, ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, तो ये देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ एक बार कि वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी थी। हालांकि बारडोली यानी कि बारदोली है ये सत्याग्रह के बाद उनकी सक्रिय भागीदारी और उनकी भूमिका के कारण गांव की महिलाओं ने सरदार कहा था या कहा जाता था। तो ये यहाँ पे जो है कॉन्ट्राडिक्ट है। ऊपर मैंने आपको बताया कि महिलाओं ने दी थी और नीचे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको महात्मा गांधी ही मिलेंगे, तो महात्मा गांधी टिक कीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रमुख योगदान, वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह यानी कि प्रार्थना और उपवास आंदोलन के दौरान सरदार पटेल ने 3 महीने कैदियों की सेवा की थी। 3 महीने कैदियों की सेवा की थी नमक सत्याग्रह के दौरान। फिर मार्च 1931 में पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची में जो अधिवेशन हुआ था, जो 46वां स्तर जो था, 46वें स्तर की अध्यक्षता की थी, जिसे गांधी इरविन समझौते की पुष्टि करने के लिए बुलाया गया था। जो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसकी पुष्टि के लिए बुलाया गया था। तो ये इनकी कुछ प्रमुख योगदान थे। अब देखिए ये इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जिनके लिए इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। रियासतों का एकीकरण। आपको पता होगा आज़ादी से पहले और बाद में भी मैं आपको बताऊं तो भारत कई रियासतों में विभाजित था, यानी कि सब अलग अलग अपने राजा और मतलब अन्य साहूकारों के हिसाब से रहते थे। तो इन्होंने आकर वन नेशन का जो है प्रावधान किया और ये एकीकरण किया, यानी कि इनको यूनिटी में लाने की कोशिश की। तो इसमें बहुत सी रियासतें तो अपने आप आ गई भारत में शामिल होने के लिए, लेकिन कुछ रियासतों ने जो है वो काफ़ी तंग किया था। तो इसे देखिए, मैं पढ़ता हूँ कि भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल ने भारतीय संघ में लगभग 565 रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 565 रियासतों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर
जैसी कुछ रियासतें भारत राज्य में शामिल होने के विरुद्ध थी। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ रियासतें जो थी वो कोई अपना अलग बनाना चाहती थी, मतलब अपना ही अपना देश घोषित करना चाहती थी, और कुछ पाकिस्तान उस समय अपने से डिवाइड हुआ था तो उसमें मिलने को कह रही थी। तो सरदार पटेल ने इन रियासतों को आम सहमति बनाने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन जहाँ आम सहमति से जो मान गए वो ठीक है, लेकिन ना माने तो साम दाम दंड भेद की जो नीति होती है उसे अपनाने में भी संकोच नहीं किया था। इन्होंने नवाब द्वारा शासित जो जूनागढ़ था और निज़ाम द्वारा शासित हैदराबाद रियासत जो थी उन्हें इन्हें जोड़ने के लिए बल का इस्तेमाल किया। बल आप समझ सकते हैं किसे कहा जाता है, फोर्स। बल का मतलब ही होता है फोर्स यानी कि अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल किया था और अपने राज्यों को भारत संघ में विलय, ये जो है अपने राज्यों को भारत में विलय नहीं करना चाहते थे ये नवाब जो निज़ाम है हैदराबाद और जूनागढ़ की, तो इनको बल का इस्तेमाल करना पड़ा था यानी फोर्स का। फिर लिखा हुआ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ साथ रियासतों का एकीकरण किया और भारत के बाल्कनीकरण को रोका, यानी कि जो डिवाइडेशन थे उनको रोका। भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और रियासतों को भारतीय संघ के साथ जुड़ने के लिए राजी करने हेतु भारत के लौह पुरुष के रूप में इन्हें जाना जाता है। यानी कि ऐसे कठिन फैसले लिए थे इन्होंने जो काफ़ी मतलब प्रशंसनीय थे, इसीलिए इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे चलते हैं। अब इनके जो देहांत है, मृत्यु जो है वो 15 दिसंबर 1950 बम्बई में हुई थी। जो इनका देहांत है वो बम्बई में 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। अब देखिए, एक स्टैचू ऑफ यूनिटी हाल ही में काफ़ी चर्चित है। हाल ही में तो नहीं कह सकते, इसे बने लगभग 5 साल, आज वो 5 साल हो चुके हैं। तो देखिए 143वीं जयंती पर इसको 31 अक्टूबर 2018, माफ़ी चाहूँगा मैं 1900 बोल गया, 2018 को इसका उद्घाटन हुआ स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये विश्व की सबसे ऊंची है, यानी कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची 182 मीटर जो है इसकी हाइट है। यह चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्धम प्रतिमा, जो बुद्ध की जो प्रतिमा है जो 23 मीटर ऊंची है, और अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है जो 93 मीटर ऊंची है, उससे लगभग 2 गुनी है। आप देख सकते हैं बुद्धा से तो काफ़ी 2 गुनी क्या 3-4 गुनी है, ज़्यादा ही है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी है। और जनवरी 2020 में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जिसे कहा जाता है, उसने वो जो है इसे 8 अजूबों में शामिल किया गया था। शंघाई के जो ये संगठन है उसके 8वें अजूबे में इसे शामिल किया गया था। तो देख सकते हैं ये आप कितनी बड़ी है। और ये जो है वो गुजरात में स्थित है, गुजरात के केवड़िया है, यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा पे स्थित है, नर्मदा। और ये जो जहाँ पे बनी हुई है उसका नाम है साधु टापू यानी कि साधु आइसलैंड आप कह सकते हैं, साधु टापू जो है वो ये है। हाँ, तो ये जो है साधु टापू पर स्थित है। देखिए गुजरात में स्थित है, कहाँ पर, केवड़िया में। गुजरात का जो केवड़िया है उसमें सरदार सरोवर बांध है, इसमें नर्मदा नदी के ऊपर जो बना हुआ है, और ये जो एरिया है उसे साधु टापू के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्लास है वो यहीं पर एंड होती है। और एक आपने यहाँ पे देखा होगा सोर्स जो लिखा हुआ है, PIB लिखा हुआ है, हर पेज पे लगभग लिखा हुआ है। तो सोर्स PIB का अर्थ कोई कंफ्यूज ना हो तो मैं बता दूं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है जो इंडिया का है, जहाँ पर जो हर इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आती है प्रेस से रिलेटेड, तो उससे जो है ये सोर्स यानी कि जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन उठाई गई है वो है।
तो ये कोई कंफ्यूज ना होना। प्रेस जो है PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया का जो है, उससे ये जो है वो सोर्स इसका रहा है। तो ये जो क्लास है वो यहीं पर एंड होती है। तो ये जो कक्षा है वो काफ़ी नॉलेज मतलब ज्ञान से परिपूर्ण थी, और इसमें एक भारत के जो महान व्यक्तित्व है उन्हें जानने का आपको मौका मिला है, और उनसे रिलेटेड और उनके जीवन के बारे में भी जानने का आपको काफ़ी इसमें अवसर मिला है। तो इस ऐसी एकदम पौष्टिक जो कक्षा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है छोटे बच्चों, और मैं तो कहूँगा सभी में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हर एज ग्रुप के लिए ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय अखंडता और जो एकता का ये जो नेशनल यूनिटी डे है, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस है, इसके उपलक्ष्य में ये जो क्लास रखी गई थी। तो ये जो कक्षा है इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अन्य जो हमारी चैनल की कक्षाएं हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचें। तो चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन जो होता है उसे ज़रूर टिक कीजिएगा, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसी के साथ ये क्लास जो है एंड करते हैं। धन्यवाद।